आज के वीडियो में अपन बात करेंगे पहले तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में, फिर मैं बात करूँगा आपको एक 7 लाइन कंसेप्ट। ठीक है, ये जो 7 लाइन कंसेप्ट है ये आपके हेल्प करेगा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके बारे में। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का ये मेजर सब्जेक्ट है जिसमें पूरा एक 80 नंबर का पेपर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है और ये सब्जेक्ट आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि थर्ड ईयर में इसका पार्ट 2 चलता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ते हो वैसे ही सेकंड ईयर में आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट चलता है। चलिए, मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ ट्रिक ऐसी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ ही जिससे आप कम से कम समय के अंदर इन टॉपिक्स को भी पढ़ सको। ठीक है, फिलहाल वैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक। मैं देखिए मैं इन टॉपिक्स में भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन पे भी आप टिक लगाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना, अच्छे से देखना। ठीक है, सिर्फ इन टॉपिक्स को लिखने में मत रहना। तो मैंने सबसे पहले सिस्टम लिया है वो लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि मेजरली बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक हमने देखा है तो लंग एब्सिस से, सीओपीडी से बड़ा क्वेश्चन आया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि निमोनिया जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कभी ऐसा बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी अपने पैटर्न में चेंज करे, वो सोचे कि इस बार मैं निमोनिया का क्वेश्चन दूँ, तो फिर निमोनिया भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इस बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ोगे तो निमोनिया के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आप निमोनिया ज़रूर पढ़ना। तो चलिए, आप लंग एब्सिस अच्छे से पढ़िएगा, सीओपीडी बहुत अच्छे से पढ़ना, निमोनिया अच्छे से पढ़ना, 4 या 12 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर ज़रूर करके जाना। अस्थमा बहुत अच्छे से पढ़ना है, ट्यूबरकुलोसिस बहुत 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 अच्छे से, जितना अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो उतना अच्छे से टीबी को पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके चाहे पैथोलॉजी में ले लें, चाहे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ले लें, आपके हर जगह काम आएगा। इसलिए टीबी को बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे नोट्स के साथ बना करके पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या सिर्फ पास होना चाहते हो तो इसमें से जो ज़्यादा स्टार लगे हुए हैं वो टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने हैं। बाकी आप प्लूरल इफ्यूजन पढ़ सकते हो, बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जो 4 नंबर में पूछा जाता है। और एम्फाइसीमा और एम्फाइमा में डिफरेंस क्या होता है वो। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको ज़्यादा टॉप करने की वो नहीं है, बट आपको 70% के करीब बनानी है, तो आप प्लीज़ एटलीस्ट इन सब की डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी ज़रूर देख के जाना। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी और 1-2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपको याद रह सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर देख के जाना। अब अपन बात करते हैं कि 8 नंबर में तो आपको खाली डिजीज के बारे में पूछते हैं और 8 नंबर का आता है मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो बनाना सिखाया है। वीडियो में सिखाया आपको कि एनसीपी आ जाए तो कैसे बनानी है और नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाए तो कैसे लिखना है। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो डायग्नोसिस की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी डायग्नोसिस बनती है प्रायोरिटी वाइज आप इसमें चिपका सकते हो हर डिजीज़ में। तो आपको 5-7 डायग्नोसिस अपनी कॉमन बना लेनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की और फिर उसी के हिसाब से नर्सिंग मैनेजमेंट प्रिपेयर कर लेना है। आगे अपन बात करते हैं सीवीएस की। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सीवीएस। सीवीएस में एमआई और कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों बहुत बड़े नंबर के क्वेश्चंस में 12-12, 16-16 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो इसमें आते हैं। मोस्टली इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। एक आपके 4 नंबर में एंजाइना पेक्टोरिस आ सकता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज जो थर्ड ईयर का टॉपिक है, बट कई बार सेकेंड ईयर में भी पूछा गया है, तो आप इसको छोटा मोटा ज़रूर पढ़ के जाना है। बाद में आपको सीपीआर के बारे में ज़रूर पढ़ना है। सीपीआर के बारे में शॉर्ट नोट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये नर्सिंग का ऐसा पार्ट है जो हर कोई टीचर चाहता है कि बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, तो सीपीआर के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो एमआई हो गया, सीसीएफ हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गई और सीपीआर आप सब जानती हो। आगे बात करते हैं जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की। अब मैंने 3rd नंबर पे लिखा है इसको, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन आता है। बड़ा क्वेश्चन आपके या तो एक्यूट रीनल फेलियर पे आएगा या क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है,
या फिर आपका रीनल कैलकुलाई पे बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों को आप 16 नंबर के हिसाब से ज़रूर पढ़ के जाना। होता क्या है कि या तो ये एक्यूट रीनल फेलियर के वो पूछती है फेजेस पूछते हैं कि कौन से में कौन से सिम्टम्स आएंगे, कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं। देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर 8 नंबर में पूरी डिजीज़ नहीं पूछते हैं, वो ज़्यादातर या तो पूछता है उसकी डेफिनेशन, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, उसके पैथोफिजियोलॉजी। ये 3 टॉपिक है जो ज़्यादातर आपको हर डिजीज़ के पढ़ ही लेने हैं। आगे अपन बात करें रीनल कैलकुलाई के बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी आगे वैसे 3rd ईयर में भी चलता है लेकिन आपको यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। 4 नंबर में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अगर MSN का पेपर टफ आया तो BPH जरूर देगा, क्योंकि BPH लिटिल बिट टफ पड़ता है, और अगर उसको आपको पास करवाना होगा तो वो रीनल कैलकुलाई देगा, और अगर उसको लगेगा कि मॉडरेट पेपर बनाओ तो वो ARF देगा या क्रोनिक रीनल फेलियर देगा, ठीक है। आगे जो 4th नंबर यूनिट है जिसमें अपन बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ये मैंने इंपॉर्टेंस के हिसाब से यूनिट लिखी है, ठीक है, बुक में अलग हो सकती है। एंडोक्राइन में आप डायबिटीज मेलाइटिस को पढ़ के ही चले जाना, क्योंकि आपकी लाइफ में DM हर जगह है, ठीक है, क्योंकि DM का क्वेश्चंस कहीं पे भी टपक पड़ सकता है, चाहे कॉम्पिटिशन्स की बात करें चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें। वैसे पिछले साल DM का क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार आने के चांसेस है। इस बार ज़्यादा चांसेस है थायरॉयडिज्म से रिलेटेड, या तो वो हाइपर थायरॉयडिज्म पूछेगा या हाइपो पूछेगा। ज़्यादा चांस है कि हाइपर थायरॉयडिज्म पूछें, तो आप हाइपर थायरॉयडिज्म को अच्छे से पढ़ के जाना। DM आप ठीक है कि आप एक बार पढ़ के जरूर जाना। बाकी डायबिटीज इंसिपिडस पे 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स आने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि 16 नंबर के हिसाब से आप प्रिपेयर करो तो मोस्टली हाइपर थायरॉयडिज्म को प्रिपेयर करना। DM का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि पिछले साल ही आ गया था। बाकी डायबिटीज इंसिपिडस आप जरूर पढ़ लेना। अगला एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फिक्स है, OT का क्वेश्चन आपके पक्का ही आना है, ठीक है। OT एनेस्थीसिया का क्वेश्चन पक्का आना है, जिसमें फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है, कौन कौन सी नर्सेज काम करती है, जैसे सर्कुलेटरी नर्स हो गया, ठीक है, स्क्रब नर्स हो गया। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट OT। तो OT तो आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एग्ज़ाम में आने के बाद मुझे आप ये नहीं बोलो कि ये आ गया और सर हमने पढ़ा नहीं। आगे जैसे हम कुछ और यूनिट्स की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, जिसमें ये जो मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ, ये तीनों ही आपके पैथोलॉजी में चलते हैं। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग, ये तीनों आपके पैथोलॉजी में भी चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं आया तो पैथोजेनेटिक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है, या तो पैथोजेनेटिक में आ जाएगा, पैथो में आ जाएगा, या फिर MSN में आ जाएगा। तो इसमें से ये प्रिपेयर जरूर करके जाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट टाइम लिवर सिरोसिस का बड़ा क्वेश्चन आया था, तो इस बार चांसेस कम है। इस बार चांसेस है आपके या तो हेपेटाइटिस पे भी कम है, इसकी बजाय आपके या तो हर्निया पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। हर्निया, पेप्टिक अल्सर, कोलिलिथेसिस, ये तीनों टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी आप पेरिटोनाइटिस को भी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये जो मैंने लिखे हैं हेपेटाइटिस, कोलिलिथेसिस, पेप्टिक अल्सर, पेरिटोनाइटिस, हर्निया, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए तो बड़े ही आएंगे, मतलब 16 मार्क्स के ही आने हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी लिवर सिरोसिस भी आप जरूर पढ़ना, क्योंकि पैथोलॉजी में आ जाएगा अगर यहाँ पे नहीं आया तो। आगे बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। अभी मैं 7 लाइन कंसेप्ट भी आपको शेयर करूँगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। तो इसमें फ्रैक्चर, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को 4 नंबर के हिसाब से ज़रूर पढ़ के चल जाना। बाकी देखिए जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, हर जगह चलती है, ठीक है, इसलिए आपको इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी को 4 नंबर में आने के इसका 100% चांसेज है, आपको किसी ना किसी पेपर में इसको फेस करना पड़ेगा, इसलिए इससे अच्छा है आप पढ़ लो। 9th है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जो स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें सोरियासिस और डर्मेटाइटिस आता है। बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर या तो सोरियासिस पूछ लेता है, डर्मेटाइटिस पूछ लेता है। तो 4 नंबर के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना अगर आपको बहुत ही अच्छा करना है तो। बाकी में अगर आपको पास होना है तो आप या जो 8 यूनिट बताइए इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब लर्न हो गया होगा। अब देखिए इन सब को करना कैसे है। MSN में आपको बोलना चाहूँगा कि खिचड़ी सब्जेक्ट है।
खिचड़ी सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप कुछ भी पढ़ोगे ये सब खिचड़ी बन के आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आप इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसमें डाल दोगे, इसकी डायग्नोसिस उसमें डाल दोगे, ठीक है। ये कॉमनली आपके साथ होता है, ठीक है, ये बहुत बार होता है, मैं खुद फेस किया हूँ इस चीज़ से। तो देखिए रिवीजन सबसे बेस्ट है इसका। अब फिर भी अगर आपको रिवीजन भी नहीं करना है तो अपना 7 लाइन कंसेप्ट यूज़ करो। इसमें आपको करना क्या है, वही A4 साइज पेपर उठाओ और आपने जो कुछ भी लिखा है या फिर जो कुछ भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, बुक से देखा है, तो 7 लाइन के अंदर आपको किसी डिजीज़ को लिखना है। अब आप बोलोगे 7 लाइन में कैसे लिखें, तो देखो 7 लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि आप एक डिजीज़ जब पढ़ते हो तो उसमें से 20% तो आपको पहले से आता है। जैसे लीवर सिरोसिस अगर मैं पढ़ूँ तो कॉमनली आपको पता है कि लीवर की डिजीज़ है, क्या होता है, ठीक है। या फिर कोई भी टॉपिक MI पढ़ूँ तो हार्ट की डिजीज़ है, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उस 7 लाइन के अंदर उस पूरी डिजीज़ का सार लिखना है। सार लिखने का मतलब, समरी लिखने का मतलब ये होता है कि शुरू की 4 लाइन में आप उसको डिस्क्राइब करो डिजीज़ को, जो भी उसके पंच वर्ड्स हैं, ओनली फॉर पंच वर्ड्स दोस्तों। आज आपको ISRM वगैरह नहीं लगाने हैं, ठीक है, आपके लिए है वो, ताकि आपको ही याद हो, आप ही उसे समझ सको, ठीक है। दुनिया का कोई आदमी उसे नहीं समझेगा आपके अलावा। तो आपको उस डिजीज़ के पंच वर्ड्स चुराने हैं और उन 4 लाइन्स में लिखने हैं। बाकी की जो 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स में आपको वो चीज़ें लिखनी है या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं जो उस डिजीज़ को दूसरी डिजीज़ से अलग बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी की भी बात करो, किसी भी डिजीज़ की बात करो, जैसे पेप्टिक अल्सर की बात करो, ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर में कुछ साइंस तो देखने को मिलते होंगे, कुछ ना कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में ऐसा होता होगा जो दूसरी डिजीज़ से अलग है, ठीक है। तो वो चीज़ आप उन 7 लाइन की जो पीछे की 3 लाइन्स बची है उसमें लिखो, ठीक है। अब होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिस टाइम भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप अगर अनकॉमन चीज़ों को, जो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिख के आओगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख के आओगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको आता है। भले ही आपने कम लिखा हो, ठीक है, कंटेंट आपका कम है, बट आप फेल नहीं होंगे। जब आप फेल नहीं होंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप बहुत अच्छा करोगे। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ एक और। 80 नंबर के पेपर में 40 नंबर का तो मैनेजमेंट आता है, और मैनेजमेंट कितना लिखना आसान है वो मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है। 40 नंबर में से ये 7 लाइन कंसेप्ट जो 40 नंबर है, जो बाकी डिजीज पोर्शन में आपको मिलने वाले, तो ये अपना 7 लाइन कंसेप्ट जो है वो आपको दिलाएगा 20 नंबर। 20 से 30 नंबर आपको 7 लाइन कंसेप्ट दिलाएगा। तो आसानी से आप 70 नंबर तो ला सकते हो। मतलब मैनेजमेंट में भी आपके 20 नंबर कट जाए ना, तो 50-60 नंबर तो आपके 80 में से आ जाएंगे। तो फेल होने की नौबत नहीं आएगी, वो बात है, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी वीडियोस को लाइक करते रहिए, उनको देखते रहिए। सच में ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमने आप ही के लिए बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के जो टॉपर्स है, मोटिवेटर्स है, वो अपने सारा नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको उन एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को गेन करना चाहिए। यही आपके लिए बेस्ट रहेगा नर्सिंग की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए।